नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है। यह वीडियो सीटेट परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और यह सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 50 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प में से आपको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कर्ता शब्द हो जाएगा। विकल्प सी इस पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। हमें बताना है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में या फिर तत्पुरुष समास में। तो साथियों याद रखना है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण यह किस विधि के सोपान है। तो साथियों यह आगमन विधि के सोपान है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, एक बालक अधिक सीखता है। एक बालक अधिक कब सीखेगा। यदि उसे पहला देखते हैं ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाए तो अधिक सीखता है, बी दे रखा है कंप्यूटर से पढ़ाए तो अधिक सीखता है, सी है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाएगा तो अधिक सीखेगा या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो अधिक सीखेगा। तो यहाँ पर एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से अगर पढ़ाया जाएगा तो वह ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अवर शब्द का विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर हमें अवर शब्द का विलोम शब्द पूछा है। अपर होगा, दूसरा होगा, अधम होगा या फिर प्रवर होगा। तो अवर शब्द का विलोम शब्द प्रवर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं। यहाँ पर 4 विकल्प में जो रचनाएं दे रखी है उनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बी विकल्प दे रखा है मृगनयनी, तो मृगनयनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मिरथी यह भी दिनकर की रचना है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी मृगनयनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगर यह पूछा जाए किसकी रचना है मृगनयनी, तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया, रोला, दोहा या सोठा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कुंडलिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। 4 विकल्प में से यहाँ पर आपको विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है दिग्गज, बी है जगदीश, सी है निरंतर, डी है महिष। तो इन चारों विकल्प में से किस शब्द में विसर्ग संधि का उदाहरण रहेगा। तो ऑप्शन सी निरंतर शब्द में विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि निरंतर शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा निह धन अंतर बराबर निरंतर, और यहाँ विसर्ग आ रहा है इस कारण से इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। मोहन राकेश की है, निर्मल वर्मा की, कमलेश्वर की या फिर भीष्म साहनी की। तो साथियों दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। तो यह कमलेश्वर की रचना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10। आप बीती शब्द में
कौन सा समास है? आप बीती शब्द में कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा, अव्ययी भाव समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा? तो आप बीती, आप पर बीती, आप बीती शब्द का क्या अर्थ होगा? आप पर बीती, और यहाँ कारक चिन्ह आया है पर, इस कारण से इसमें तत्पुरुष समास ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा शब्द विष्णु शब्द का पर्यायवाची है। चतुर्मुख, गरुड़ ध्वज, सी है मध्वा, डी है नीलकंठ। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द रहेगा? तो गरुड़ ध्वज विष्णु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। तो विकल्प बी हमारा इस प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 12। जब दो ध्वनियां आपस में मिल जाती है तब वहां क्या होता है? तो जब वो ध्वनियां आपस में मिल जाती है तो वहां संधि होती है, वाक्य बनता है, शब्द बनता है या फिर समास बनता है? तो याद रखना है साथियों, जब दो ध्वनियां आपस में मिल जाती है तो वहां पर संधि होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? यहाँ पर चार विकल्प में से हमें तद्भव शब्द बताना है। मधु, भ्रमर, मधुकर या फिर भंवरा। तो इन चारों शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो भंवरा शब्द आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। दीपावली, दीपावली शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हमें शब्द दे रखा है दीपावली और इस शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। दीपाधनवली, ऑप्शन बी है दीपधन अली, सी है दीपधन आवली और डी ऑप्शन है दीपधन अवली। तो दीपावली शब्द का सही संधि विच्छेद साथियों दीपधन आवली बराबर दीपावली। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस दीपावली शब्द में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर आ की मात्रा देखकर इसमें आप क्या बता देंगे? दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। ये चीज भी आपको याद रखना है। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है सान पर चढ़ना, सान पर चढ़ना इस मुहावरे का अर्थ होगा। सान पर चढ़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आजादी मिलना, ये इसका अर्थ नहीं है। मरने के लिए तैयार होना, यह भी सान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। किसी काम को करने की धुन चढ़ना, यह भी इसका अर्थ नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सान पर चढ़ना, इसका अर्थ होगा कठिन परीक्षा होना। विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती सामान्य हिंदी के हम प्रतिदिन 9 बजे क्या करते हैं? 15 प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो 15 प्रश्न हमने कवर किए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इस प्रकार का पढ़ने का अवसर मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। तो आज के इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।